नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यूपी में दलित वोट को साधने के लिए लगता है कमर कस ली है। दरअसल एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जैसे धार्मिक नारों से जुड़े सवाल के जवाब में अखिलेश ने जवाब दिया जय भीम जय समाजवाद। जय भीम कहकर अखिलेश ने सामाजिक न्याय और अम्बेडकरवादी राजनीति को तरजीह देने का साफ संदेश दिया है। पिछले दिनों संसद में हमने देखा कि अखिलेश यादव किस तरह फैजाबाद से अपने सांसद अवधेश प्रसाद को अहमियत दे रहे हैं। संसद के पिछले तमाम सत्र के दौरान हमने देखा अवधेश प्रसाद भी दलित समुदाय से आते हैं। इसके अलावा और भी मामले हैं जो साफ दिखाते हैं कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव से पहले दलित पॉलिटिक्स का एक नया पन्ना उत्तर प्रदेश में खोल रहे हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट राहुल लाल। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल मेरा वही है जहां मैंने अपनी भूमिका में कहा, आपने भी देखा होगा, एक न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम था, सवाल था कि एंकर ने पूछा कि जय श्री राम से शुरू करें या जय श्री कृष्ण से, तो अखिलेश यादव ने माइक उठाकर जवाब दिया जय भीम जय समाजवाद। क्या संदेश है इसमें, कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था जी। हाँ, तो मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से ही वहां से इस घटना को प्रत्यक्षता देखा। और एंकर का सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं जय श्री राम, आपके समर्थक जय श्री कृष्ण कहते हैं, आप कहां से शुरू कीजिएगा। और उसके उत्तर में फिर जो आपने बताया कि उन्होंने जय भीम और जय समाजवाद के नारे उन्होंने लगाए। हमें लग रहा है कि जो अखिलेश यादव की राजनीति है और जिस तरह से वो, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी मुख्यमंत्री बना है, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी हुई है, दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं यहाँ पे। अगर 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे अगर योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है तो उस समय भी देखिए दलित वोटर काफी प्रभावी रहे। 2007 में अगर हम लोग देखते हैं कि मायावती जी आती हैं तो वो एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार एक तरह से लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में बनती है, वो दलित वोटर्स की उसमें उपस्थिति थी। तो बिना दलित वोटर के एक लंबी राजनीति संभव नहीं है यहाँ पे। वो बीजेपी भी कर रही है 2017, 2022 और 2024 में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो प्रदर्शन रहा कि वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने किया, 36 लोकसभा के सांसद। और उसमें हम लोगों ने देखा कि दलित वोटर किस तरह से इंडिया अलायंस के तरफ से अखिलेश यादव के पास जो है कि वो बंपर वोटिंग उन्हें प्राप्त हुआ लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे स्थिति में सोचिए सवाल कितना धार्मिक नारे के साथ एंकर महोदया ने पूछा था उनसे जय श्री कृष्णा या फिर जय श्री राम, और वो इस मोड़ को सीधे सीधे जय भीम के तरफ सीधे ले गए। तो हम लोग इससे सीधे समझ सकते हैं कि वो कहीं पे भी वो पीछे नहीं छूटे हैं। वो अभी भी दलित वोटर पे उनका फुल फोकस बना हुआ है। अभी हम लोग अगर देखें उत्तर प्रदेश के राजनीति में 2024 में हम लोगों ने देखा कि संविधान बचाओ, अगर उन्होंने संविधान बचाओ का नारा दिया, वहां पे भी वो सीधा संकेत जो है कि दलित वोटर्स के लिए था। अभी इस समय जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रही है और उन्होंने पहले तो पीडीए प्रहरी की बात की, उसमें भी हम लोगों ने दलितों को रेखांकित करते हुए देखा। फिर उन्होंने अंबेडकर वाहिनी जो समाजवादी पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन्होंने सक्रिय किया और दलितों के बीच में एक संदेश ये भी देने का प्रयास किया इस समय कि वो संगठन सक्रिय हो और दलित जो है कि अपने वोटर बचाएं, कि एसआईआर के माध्यम से ऐसा ना हो कि दलितों के वोट ही जो है कि खतरे में पड़ जाए। तो दलितों के वोट खतरे में पड़ सकते हैं। फिर से जो देखिए फिर वो फिर सामने में फ्रंट पे है। और देखिए इस पूरे प्रकरण ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के प्रकरण ने उल्टा जो वो हम लोग बिहार से उत्तर प्रदेश की राजनीति को अलग दिशा में देख रहे हैं नीरज जी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा योगी आदित्यनाथ जी को ये कहते हुए भी कि 4 लाख वोट कटे और उसमें 80, 85, 90% वोट जो है कि वो बीजेपी के कटे हुए लग रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लोग बहुत 4 करोड़ कह रहे हैं वो, 4 करोड़। हाँ वही 4 करोड़, गलत बोला था मैं कि 4 करोड़ वोटर जो है वो कटे हैं और वो उसमें अधिकांश बीजेपी के लोग कटे हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो जाए कि जितना मेहनत अभी 2/3 मेहनत कर लेंगे वोट बचाने में, तो 1/3 मेहनत करनी होगी विधानसभा चुनाव में। लेकिन तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरी समय में जग रहे हैं एसआईआर के लिए, लेकिन पीडीए प्रहरी का नारा देके अखिलेश यादव पहले से ही जगे हुए दिखाई देते हैं और वहां पे दलितों को संबोधित करते हैं। वोट बचाओ के नाम पे फिर से एक संदेश फिर से बुलंद होती है उत्तर प्रदेश में।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय में अगर क्षेत्रीय उत्तर भारत के क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों को देखें अगर हम लोग, उसमें अखिलेश यादव जी की राजनीतिक जो है कि एक तो वो संदेश जो जनता को देना चाहते हैं वो जनता को सीधे पहुंचाते हैं। नंबर वन, वो उनकी संदेश जो डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, जिस समय जो संदेश जानी चाहिए, एक वो पहुंचाने वो पूरी तरह से सक्षम है, नंबर वन। और नंबर टू कि अगर उन्होंने ये चीज लिया, हम लोगों ने उपचुनाव के दरमियान से ही देखा, 2021-22 से उस समय से शुरू हो गई थी स्थिति कि वो दलितों को फोकस कर रहे हैं, तो वो वहां से वो चीज लगातार उस इंटेंसिटी के साथ चल रही है और उनको उसका परिणाम प्राप्त भी हुआ है। वो अभी भी जान रहे हैं कि इस समय भी जो है कि हम लोग अगर देखें तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बड़ी मानी जा रही थी कि उस समय जब चंद्रशेखर आजाद एक सीट जीत लिए थे, लग रहा था कि बड़ी ताकत के रूप में नीरज जी वो उभर के सामने में आएंगे और उत्तर प्रदेश के दलित वोटों में बड़ी सरमारी कर सकते हैं। लेकिन पिछले अगर हम लोग लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक उनके राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो जी हर कोई ये महसूस करता है कि उनकी सक्रियता घटी हुई है। चंद्रशेखर पे आऊंगा राहुल जी, मैं चंद्रशेखर पे आऊंगा। लेकिन जो आपने बात की पिछले चुनावों की कि दलित वोट कितना अहम था और लोकसभा चुनाव तक आप आए, तो मैं अपने दर्शकों को छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 3% जाटव वोट मिला था और 11% गैर जाटव वोट मिला था। अब ये बात जब आती है 2022 के विधानसभा चुनाव तक, तो वो 3% बढ़कर हो गया 9% और 11% बढ़कर हो गया 23%। यानी कि अगर परसेंटेज पॉइंट देखें, अगर आप प्रतिशत में देखें तो 3 गुना हो गया आपका जाटव वोट। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव पे आइए तो इंडिया गठबंधन को जाटव वोट मिला है 25% और गैर जाटव वोट मिला है 56%। हैरान कर देने वाला आंकड़ा। 11% 2022 में था 23% और यहां हो गया 56%। हालांकि यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े हैं, लेकिन कांग्रेस को ना के बराबर वोट मिला है पिछले चुनावों में। सीएसडीएस ना के बराबर दलित वोट मिला है, ये सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं। कुल मिलाकर ये समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के चेहरे पर ही अगर 2024 को देखा जाएगा तो जाटव वोट 25%, गैर जाटव वोट जो है वो 56%। लेकिन उस वक्त संविधान बदलने, आरक्षण हटाने, ये तमाम नैरेटिव थे। अगर 2027 में ये नैरेटिव नहीं होंगे तो भी क्या ये वोट मिलेगा अखिलेश यादव को या इंडिया गठबंधन को? नीरज जी, बड़ा गंभीर सवाल है ये कि 2024 में संविधान बचाओ का नैरेटिव चला और काफी जबरदस्त तौर पे चला और उसका लाभ जो है कि हम लोगों ने देखा कि इंडिया अलायंस को और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि 2027 के चुनाव अभी दूर है, तो क्या 2024 के चीजों को 2027 में अखिलेश यादव दोहरा पाएंगे? हमें लगा, देखिए अखिलेश यादव जी को भी ये पता है कि 24 के चीजों को 27 में दोहराना आसान नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे के ऊपर अभी भी वो फोकस बनाए हुए हैं। एक अच्छे राजनीति की स्थिति ये होनी चाहिए कि हम अपने मूल एजेंडे से दूर नहीं हो, और अखिलेश यादव यहाँ पे दूर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग अगर देखें, देखिए आपने भूमिका में आपने रखा भी था कि मानसून सत्र के दरमियान में तो उस समय लगातार जो है कि फैजाबाद के सांसद को वो अपने पास रखे हुए दिखाई देते ही थे, अवधेश प्रसाद को। लेकिन अभी जब शीतकालीन सत्र में जो संसद में डिबेट हुई, जब वंदे मातरम के बाद के संदर्भ में, तब भी वो लगातार जो है कि उस समय बगल में दिखे और बीच बीच में हाथ पकड़ के उनके तरफ इशारा भी करते हुए अपने भाषण में दिखाई दे रहे थे। चुनाव सुधार के मामले पे जब बात हो रही थी तब भी अवधेश प्रसाद को वो इंगित कर रहे थे, रेखांकित कर रहे थे। तो अवधेश प्रसाद को एक तरह से वो लगातार उसको आप देखिए रेखांकित करते हुए नजर आते हैं। दूसरी एक उनकी रणनीति लगातार ये चीज हम लोग को दिखाई दे रही है कि वो सामान्य सीटों पे भी जो है वहां पे दलित प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने किया और वो चीजें हम लोगों को दिखेगी। उनका देखिए उनका प्रयास क्या रहेगा कि जो गैर जाटव वोट जो 56% गया है, उस 56% को कैसे बनाए रखना है या फिर उसको और आगे कैसे बढ़ा के ले जाना है, ये उनके लिए चुनौती है कि या तो वो 56% बचे हुए स्थिति में हो या फिर हम उसको 56 से 57-58 कैसे कर जाएं उसको। और जो जाटव में जो हम लोगों ने ये भी चीज देखा था उस समय, जो 25% वोटर जो जाटव वोट मिले हैं पिछले चुनाव में, वो युवा मतदाता थे। यानी कि जो युवा लोग थे वो जरूर जो है कि अखिलेश यादव की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन जो उम्रदराज लोग थे, जो युवाओं के अतिरिक्त गैर जो युवा थे, जैसे जैसे उम्र क्रम बढ़ती दिखती है, जाटव मतदाता जो है वो फिर से मायावती जी की तरफ दिखाई दे। तो वहां पे उस उम्र के दायरे को कैसे पाटा जाए,
तो इसलिए मैंने कहा कि अगर उन्होंने पिछले बार ये स्लोगन दिया संविधान बचाओ, तो अभी वो स्लोगन दे रहे हैं वोट बचाओ। ये वोट बचाने के मामले को भी वो बड़ी गंभीरता के साथ उठाते हुए दिख रहे हैं। वो लगातार देखिए, अगर कहीं पे भी वो बातचीत करते हैं तो वो पूजा करने के बाद हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि एक पहली परंपरा नीरज जी हमेशा दिखती थी कि शूद्र के श्रेणी में यादव अपने आप को गिनती नहीं कराते थे, लेकिन अखिलेश यादव शूद्र के श्रेणी में स्वयं को भी शामिल करता है, यादवों को भी शामिल कर देते हैं उसमें। वो तो पूरा जी बिल्कुल, वो तो पूरा जो तथाकथित स्वर्ण जातियां उनको छोड़ के जो बाकी तमाम बचता है वो सब शूद्र की कैटेगरी में है। वो सबको शूद्र के, तो शूद्र की परिभाषा को बड़ा विस्तृत बनाया है उन्होंने। तो वो इसके देखिए दो आयाम है, एक तो जो ओबीसी के तमाम दूसरे लोग थे, बीजेपी ने बंटवारा किया था यादव ओबीसी, गैर यादव ओबीसी, फिर उधर दलितों में बंटवारा हम लोग अभी भी विश्लेषण में कर रहे हैं, जाटव और गैर जाटव, वो अंतर, क्योंकि दोनों के वोटिंग पैटर्न में अंतर भी दिख रहा है। तो इन सबों को एक बॉक्स में कैसे लाया जाए और इनके आपसी बीच की चीजों को, खिस्तान को कम करके सबों को शूद्र कैटेगरी में लाया जाए। इसलिए आप देखेंगे कि उनके संबोधनों में लगातार वो इसकी गिनती जरूर कराता है कि मैं मंदिर में पूजा करने के लिए गया था और उसके बाद मंदिर को जो है कि गंगा जल से धुला गया, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिफ्ट हुए थे तो घर को गंगा जल से धुलाई कराई गई थी। तो ये कुछ बिल्कुल भावनात्मक किस्म के जो मामले हैं उसको लगातार उठाया जाता है। नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जय भीम का नारा लगाने या दलित पॉलिटिक्स पर फोकस करने से वोट नहीं मिलेगा, और इसकी सपोर्ट में वो बिहार का उदाहरण दे रहे हैं जो ताज़ा उदाहरण है, जिसका जिक्र आपने भी किया था कि बिहार में सब कुछ किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की पिछले कई महीनों की पिछले 2-3 साल की पूरी दलित पॉलिटिक्स का जो फोकस था उसका टेस्ट था बिहार, और वहाँ वो पूरी तरह फेल दिखे। और वो इसके सपोर्ट में इसी को आधार बना के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन का यही हाल होगा। उन चीज तो यह है कि नीरज जी देखिए, बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश को प्रभावित भी करती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार को प्रभावित भी करती है, ये मैं जरूर मानता हूं। लेकिन फिर भी दोनों जगह के राजनीतिक प्रकृति में बड़ा अंतर है दोनों जगहों पे। उत्तर प्रदेश की देखिए जो प्रकृति है, बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार आ जाते हैं, उनको लेके तमाम उनकी आलोचनाएं होती है, लेकिन उन आलोचनाओं के बीच में बिहार में उनकी एक अपनी लोकप्रियता की स्थिति है और वो हम लोगों के इस चुनाव में दिखाई भी दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो और मैंने पहले भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में भी हम लोग अगर देखें तो बिहार में इंडिया अलायंस को उस रूप में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी जिस प्रकार से एनडीए को सफलता प्राप्त हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों को बिहार से अलग दिखाई देती है। तो इसलिए एक दोनों जगह के पॉलिटिक्स में अंतर भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे डबल इंजन की एक सीधी सरकार दिखती है, कोई गठबंधन सरकार नहीं है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपने सहयोगियों के साथ है, लेकिन वो उनके ऊपर निर्भर नहीं है। वो एक तरह से स्पष्ट बहुमत की सरकार यहाँ पे मौजूद है। तो जो मूल मामला अभी भी आप देखिए, उसमें एसआईआर शुरू हुआ था। एसआईआर के पूरे मामले को हम लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी उस मामले को उस रूप में लेके आगे नहीं बढ़ रही थी। और लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम लोग देखते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अभी भी देखिए लगातार अखिलेश यादव से जब कल भी कार्यक्रम में पूछा गया या फिर इसके पहले भी लगातार इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो डंके के चोट पे खुल के कह रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई गठबंधन को लेकर कोई टकराहट की स्थिति नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 की इस बीच में जिस तरह से कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, या कांग्रेस जो भी राष्ट्रीय स्तर पे दलित वोटों के लिए काम कर रही है, वो कहीं कहीं इसमें कुछ प्लस पॉइंट जोड़ने का ही काम करेगी यहाँ पे। और मूल मामला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य चेहरा कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे विपक्ष में मुख्य चेहरा जो एक सीधे सीधे अखिलेश यादव हैं। क्या अखिलेश यादव को अब आज के समय में, एक समय में उनको लेकर तमाम आलोचनाएं होती थी कि वो अखिलेश यादव जहां होंगे वहां पे जो है कि दलित वोटों का ट्रांसफर नहीं होगा। और ये हम लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा भी कि उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर भी एक तरह से मायावती जी को उनके वोट ट्रांसफर हो गए, लेकिन मायावती जी के वोट जो है अखिलेश यादव को नहीं मिले थे। तो वहां से लेके अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से लेके 2024 तक की यात्रा देखते हैं तो वहां पे अखिलेश यादव जी ने दलित वोटों के बीच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने हासिल प्राप्त कर लिया है। वो उस तबके के भीतर जो विश्वास जगाने की प्रक्रिया थी वो वहां पे उन्होंने सफलता हासिल की है। अब उस चीज को जो मुख्य चुनौती है कि कैसे हम बना के रखें, तो हमें लग रहा है कि उसके लिए चाहे वो उनका तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम जो दिन है, तिथियां हैं, वो देखिए एक जमाने में उनके ऊपर आरोप लगता था
कि उन्होंने जो है कि सरकारी नौकरियों में जो प्रमोशन के लिए जो प्रावधान था उसको भी उन्होंने रोका था। तो इन सब सारे जगहों से सोचे कि वो एक वो स्थिति थी और एक आज की वर्तमान स्थिति है नीरज जी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में तुलना कर रहा हूं कि यहाँ पे आखिर दलित वोटर के दावेदार कौन कौन है। दलित वोटर, अब अगर दलित वोट अभी भी गया है तो कहां कहां गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक हिस्सा गया है इसके अतिरिक्त, जो हम लोग अभी भी देख रहे हैं। तब आप सोच के देखिए कि बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो उसको कैसे प्राप्त करें। मायावती जी के पास 9% का वोट हम लोग को अभी भी दिख रहा है, वहां पे 9.25% का वोट। तो मायावती जी उसको बना के कैसे रखें उसमें। राहुल, मैं आपको रोकता हूं, मायावती की बात आ गई है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें थोड़ा और जूम इन करना चाहता हूं इस डाटा के अंदर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो चलिए 44% जाटव वोट मिला मायावती को, 15% गैर जाटव मिला। तो वहां लोग कह देते हैं कि भाई वो तो लोकसभा चुनाव है, मायावती कोई प्रधानमंत्री की कैंडिडेट नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर हम 2017 और 22 का देखें ना, तो जाटव वोट 2017 में 85% सीएसडीएस के मुताबिक मायावती को मिला है। और 2022 तक आते आते कितनी भी पॉलिटिकल इक्विटी कम हुई है मायावती की, लेकिन तब भी वो 65-67% मिला हुआ है। और 24 के चुनाव में चीज़ें बदली थी, लेकिन वहाँ भी लगभग 44%। अब 2027 के चुनाव में तो फिर से वो मुख्यमंत्री की कंटेंडर होंगी। तो ऐसी सूरत में मैं ये कह रहा हूं कि गैर जाटव तो चलिए छोड़ दीजिए, गैर जाटव को अगर एक तरह से हटाते हैं तो जाटव वोट जो है वो बीजेपी से नाराजगी दिखाते हुए अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहेगा, या मायावती और आकाश आनंद को वापस पिक्चर में लाना चाहेगा, फिर से उन्हें अस्तित्व में लाना चाहेगा। जाटव वोट की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, काफी रोचक सवाल है आपका। ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि लोकसभा चुनाव में कहीं से भी दूर दूर तक मायावती जी कोई प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसलिए युवा जाटव वोटर जो है वो 25% वो हम लोगों को समाजवादी पार्टी के खेमे में आते हुए वो वोट दिखाई दिया। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में यही स्थितियां होंगी? मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं करता हूं कि वहां पे फिर से वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी और उस स्थिति में इसी वोट परफॉर्मेंस को दोहराना मुश्किल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है ये। देखिए, अब ये निर्भर करेगा। मैं अभी भी मानता हूं कि आकाश आनंद जो है कि वो युवाओं के बीच में बड़ा जो है कि वो उनकी चार्मिंग है, वो उनका संदेश पहुंचता है वहां पे। तो सबसे पहले तो आकाश आनंद की भूमिका किस रूप में होगी, वो कितना सुपर एक्टिव होंगे, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है और वो बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भरपूर मौका है कि वो आकाश आनंद और मायावती जी का किस तरह से भरपूर संदेश को प्रदान करने में, मतदाताओं तक भेजने में प्रयोग होता है। लेकिन दूसरी एक चीज जो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अभी भी आरोप लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के वोटों के बंटवारे के कारण से बीजेपी लाभ की स्थिति में पहुंच जाती है। ये एक ऐसा मामला है नीरज जी जिसको कि बहुजन समाज पार्टी को सुलझाना पड़ेगा। उसको बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनौती है ये मामला। अगर वो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि अखिलेश यादव के तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ उन वोटों का बिखराव नहीं हो, तो वो बीजेपी के प्रति एक थोड़ा सा हमलावर रूप में उनको दिखना पड़ेगा। अगर दलित उत्पीड़न के कोई भी मामले कहीं घटित होते हैं तो उसकी तीखी आलोचना के स्वर जो है बहुजन समाज पार्टी से हम लोगों को सुनने के लिए मिले। आकाश आनंद घटनास्थल पे जाते हुए दिखे। अभी हो सकता है कि ये घटनाएं घटे और इसका नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को हो, लेकिन अभी हम लोग जिस समय तक विश्लेषण कर रहे हैं तो उस रूप में हम लोगों को वो चीजें नजर अभी तक नजर नहीं आ रही है इस समय तक। तो अगर ये चीजें 2026 में भी इसी रूप में कंटिन्यू रही तो फिर ऐसी स्थिति ना हो जाए कि वो विधानसभा चुनाव में तो 25% तक ही था, वो जाटव वोटों का शेयर भी कहीं 25 से बढ़ के 35 ना हो जाए। तो इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि वो भी टीम नहीं है, वो किसी भी रूप में वो केवल दलित मुद्दे को उठाती है और दलितों का उत्पीड़न चाहे किसी भी रूप में, वो बीजेपी के सरकार में हो, वो कांग्रेस के सरकार में हो, वो किसी भी सरकार में हो, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित है। ये मैसेज जाने के बाद ही उनके वोट प्रतिशत में वृद्धि संभव है। नीरज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है राहुल जी। थोड़ा क्रिकेट की भाषा में बताऊं, एक बार धोनी से यह सवाल पूछा गया कि स्लो आवर्स में या आखिरी ओवर में आप इतने आक्रामक क्यों होते हैं, दबाव क्यों नहीं होता है? तो धोनी ने कहा कि जितना दबाव मेरे ऊपर होता है उतना ही बॉलर पे भी होता है और मैं इसी साइकोलॉजी पे खेलता हूं। तो आपने जो बात कही, मैं उसका कंपैरिजन वहां इसलिए कर रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव को यह खतरा है कि विधानसभा चुनाव में मेरा जाटव वोट 25% से कम ना हो जाए, तो मायावती को पर भी यह दबाव है कि कहीं वो 25 से बढ़कर 33% ना हो जाए या 35% ना हो जाए।
तो ये एक बड़ा दिलचस्प सिचुएशन है जिसमें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर जाती हैं। लेकिन बीजेपी की आपने बात की, हाल में बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जो कुर्मी समाज से आते हैं। डेप्यूटी सीएम जो है, दोनों में से एक कुर्मी समाज बीजेपी का ओबीसी समाज से आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। सारे के सारे गठबंधन दल के जो सहयोगी हैं ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी के फोकस से फिलहाल दलित गायब है क्या? बिल्कुल नीरज जी, मैं यही चीज कहने वाला था कि आखिर बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं। अब दो उप मुख्यमंत्री, एक कम से कम दलित बना देते। चलिए, वो दलित नहीं बनाया, प्रदेश अध्यक्ष का इतना लंबे समय के बाद अगर चयन हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष में आप ले आते दलित को, तो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो जो वोट शेयर है दलितों का बचाना उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि बीजेपी के ऊपर पहले से ही देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो सरकारी भर्तियां कम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स वो काफी ज्यादा दे रहे हैं, उस कारण से आरक्षण की प्रणाली जो है वो प्रभावित हो रही है। वो ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। वो तो उस स्थिति में बीजेपी अपने जो अभी तक उनके पास वोटर्स हैं वो उनके पास सुरक्षित रखना उनके लिए चुनौती की स्थिति है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मायावती जी को भी अगर अपने दलित वोटर्स को बचा के रखना है तो उनको बीजेपी के प्रति हमलावर होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अब देखिए कुछ समय में तो अब केंद्र सरकार में 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी के, और उत्तर प्रदेश में भी सोचिए कि एक डबल इंजन के एक लंबा समय जो है कि व्यतीत हो चुका है। अभी भी हम लोग एनसीआरबी के आंकड़ों को देखते हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। उन घटनाओं के ऊपर जिस तरह से प्रभावी ब्रेक लगना चाहिए वो भी नहीं लगा है। वो तो और ना तो आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा चीज होता है कि प्रतिनिधित्व भी मिलता है तो लोगों को संतुष्टि मिलती है कि हाँ, इस पार्टी में हमारे नेताओं को फलाने जगह जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन में भी जो उनकी भूमिका दिखनी चाहिए थी उस समूह की, दलित समूह की, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो वो एक वहां पे एक जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां नजर आ रही है। और मैंने पहले चंद्रशेखर को लेकर मैंने इसलिए गिनती कराई कि उनके भी निष्क्रियता की स्थिति है। नहीं तो कुछ सीटों पे जो वो अपनी प्रभावशीलता जहां बढ़ा सकते थे और ज्यादा, वो वैसा कोई प्रयास उनके तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन मामले में कहीं न कहीं दलित जो पूरा सेक्शन है वो वहां पे लड़ाई सीधे सीधे हम लोगों को अगर दिखाई देती है तो वो बहुजन समाज पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच में ही दिखाई दे रही है वो नीरज जी। दूसरे लोग कहीं न कहीं अब उनकी दूरी बन रही है उनकी। हालांकि अभी कुछ समय पहले जो है कि कुछ प्रतिमाओं का दलित राजनीति से संबंधित प्रतिमाओं वगैरह का निर्माण का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंभीर किस्म के प्रयास नहीं, जितने गंभीर किस्म के प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। तो ये एक काफी रोचक मामला है कि दलित राजनीति में भी समाजवादी पार्टी बड़ी प्रमुख हस्तक्षेप रख रही है। और इसका कारण जानते हैं क्या नीरज जी? इसका कारण यह है कि अखिलेश यादव ना तो केवल अपनी गलतियों से तो वो सीख ले ही रहे हैं। अगर बिहार में गलतियां तेजस्वी यादव से हुई, बिहार में गलतियां अगर कांग्रेस से हुई, उनके गठबंधन से हुई है, तो उससे भी सीख ले रहे हैं कि एसआईआर से निपटने में वहां पे क्या गड़बड़ी हुई। और वो चीजें यहां पे दिख रहा है। बताइए, एसआईआर के प्रकरण में भी उन्होंने दलित वोट बचाओ और दलित राजनीति का जो है कि पूरा का पूरा मामला उन्होंने उठा दिया काफी दिलचस्प तरीके से। दूसरे अन्य प्रदेशों में भी हम लोग इस तरह से इस मामले को उठाते हुए लोगों को नहीं देख रहे हैं। मामला कोई भी हो, उसमें पीडीओ को बिल्कुल प्रभावी तरीके से सामने में लाना और दलितों के मामले को बहुत प्रमुखता के साथ उठाना, ये एक तरह से बड़ी अभी तक की रणनीति अगर आप पूछें कि 2024 से अब हम लोग 2025 के अंत तक में चले गए हैं, तो इस 1.5 साल में 2024 के मोमेंटम को वो कहीं न कहीं उस चीज को जो संदेश देने का प्रयास होना चाहिए, उस एनर्जी को वो अभी तक तो बचा के रख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसको 2026 में वो कंटिन्यू रख सकेंगे? वो तो फिर हम लोगों को आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक वो अपने एक सफल रणनीति के आधार पे सीधे सीधे डंके के चोट पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं नीरज। तो यानी कि जय भीम जहां से हमने शुरुआत की थी, अगर इसे हम अखिलेश यादव की दलित पॉलिटिक्स का एक सिंबॉलिक सिग्नल माने तो आप ये कह रहे हैं कि जय भीम बोलकर अखिलेश यादव 2027 का गेम पलटने वाले हैं, गेम पलट सकते हैं अगर ये मूवमेंट बना के रखा उन्होंने। ना बिल्कुल, देखिए जय भीम का जो स्लोगन उन्होंने दिया है, अगर इसी एनर्जी के साथ रहे तो 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियों की स्थिति बन सकती है। क्योंकि हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब बीजेपी के साथ वो अलग अलग तमाम छोटे छोटे समूहों को सबों को प्रतिनिधित्व दे रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जहां पे कि दलित इतनी प्रमुखता के साथ है,
या तो फिर अभी कई खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक और उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो दलित समूह से भी हो सकते हैं, ऐसी भी कई चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या इस रूप में या दलितों को किसी और जगह पे भी प्रतिनिधित्व देने के कोई प्रयास होंगे? तो ये चीजें दिखाई देंगी, लेकिन अभी इसमें हमें लग रहा है कि दलित वोटर्स किंग मेकर है, और उत्तर प्रदेश के राजनीति में उस दलित वोट के जो अभी इसमें सबसे ज्यादा बड़े सहनता के रूप में कोई दिखाई दे रहे हैं इस समय 2025 के अंत में, तो वो सीधे सीधे अखिलेश यादव ही दिखाई दे रहे हैं नीरज। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग। 3 दिन पहले तक जब बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समुदाय से बनाया तो चर्चा ये थी कि ओबीसी वोट पर किस तरह बीजेपी का फोकस है और ये वोट किस तरह 2027 के चुनाव को प्रभावित करता है। लेकिन 4 दिन बीतते बीतते खबरें इस तरह की करवट ले लेती हैं कि दलित वोट 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेगा, ये भी उतनी ही दिलचस्प और उतनी ही गंभीर चर्चा है जो आज हमने की। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।